बात रखते हुए इस सदन के भीतर बड़ी खुशी है कि आज से कुछ दिन पहले इंडेक्सेशन पर जो तमाम सदस्यों ने अपनी राय रखी थी, मैंने भी अपनी बात रखी थी। हमारी उस राय के उस सुझाव को माननीय वित्त मंत्री जी ने स्वीकारा और आज से 2 हफ्ते पहले इंडेक्सेशन जो भारत के इन्वेस्टर से छीना गया था वो बेनिफिट पार्शियली रिस्टोर किया गया है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है भारत सरकार की टैक्स पॉलिसी पर कि कितनी कंफ्यूज है हमारे देश की टैक्स पॉलिसी। 23 जुलाई 2024 को आप कहते हैं कि हम भारत के इन्वेस्टर से इंडेक्सेशन वापस ले रहे हैं और ठीक 2 हफ्ते बाद 6 अगस्त को कहते हैं नहीं वापस नहीं ले रहे, इनको वापस पहुंचा रहे हैं। ये दिखाता है कि जब आप बिना सोचे समझे या किसी अर्थशास्त्री की राय पर नहीं, जिन लोगों को अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी नहीं है उनकी राय पे अगर बजट बनाएंगे तो इसी प्रकार के फ्लिप फ्लॉप्स देखने को मिलेंगे। सर, मैं बताना चाहता हूं कि इंडेक्सेशन को भारत के निवेशक से छीनना उसकी कमर तोड़ने जैसा है। जैसा कि मैंने पहले भी बात रखी थी कि इंडेक्सेशन को फुल्ली रिस्टोर करने की जरूरत है, लेकिन अभी भी कल जो अमेंडमेंट फाइनेंस बिल में लाया गया है वित्त मंत्रालय द्वारा, उसमें भी इंडेक्सेशन पार्शियली रिस्टोर किया गया है, फुल्ली रिस्टोर नहीं किया गया। उसमें भी एक पेच है और पेच ये है कि तमाम एसेट क्लासेस पे इंडेक्सेशन नहीं रिस्टोर किया जा रहा, मात्र इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि लैंड और बिल्डिंग पे रिस्टोर किया जा रहा है। और दूसरी चीज, 23 जुलाई 2024 के बाद खरीदे गए किसी भी एसेट में, किसी भी इन्वेस्टमेंट पर इंडेक्सेशन नहीं दिया जाएगा। मैं आज आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा कि इंडेक्सेशन को फुल्ली रिस्टोर किया जाए, सारे एसेट क्लासेस पर रिस्टोर किया जाए और 23 जुलाई 2024 के बाद खरीदे गए, बाद निवेश किए गए एसेट क्लासेस में भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलना चाहिए। और इंडेक्सेशन के बेनिफिट से खिलवाड़ करना, एसेट क्लासेस से इंडेक्सेशन को समाप्त करना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या हमारे देश की वित्त मंत्री इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्रॉफिट्स में विश्वास नहीं रखती? क्या उन्हें इन्फ्लेशन का ज्ञान नहीं है? क्या वो जानती नहीं कि इस देश में महंगाई एक प्लेग की तरह फैलती जा रही है? और इसी के साथ साथ मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा सर कि अभी भी इंडेक्सेशन जो पार्शियली रिस्टोर किया गया है उसमें भी कितने फ्लॉज हैं। उदाहरण के तौर पे आप एक इन्वेस्टमेंट करते हैं गोल्ड में, सिल्वर में या किसी एक एसेट क्लास में जिसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट इन्वेस्टर को मिला करता था। आपने 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एसेट ए में किया 31 मार्च 2001 को और उसके ठीक अगले दिन 1 अप्रैल 2001 को एसेट बी में भी 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। वो दोनों एसेट 7% CAGR के हिसाब से, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से बढ़ते रहे और आज वर्ष 2024 में उन दोनों इन्वेस्टमेंट्स की आज वैल्यू 5 करोड़ रुपए ईच है। अब आप ये दोनों एसेट ए और एसेट बी बेचते हैं बाजार में वर्ष 2024 में और दोनों पे अलग अलग टैक्स आपको देना पड़ता है। ये मैं आपके सामने दर्शाना चाहता हूं। जब आप एसेट ए बेचते हैं जो आपने 31 मार्च 2001 को खरीदा यानी कि 1 अप्रैल 2001 से पहले, तो आपको इंडेक्सेशन का फायदा मिलेगा। यानी कि आपका सेल प्राइस होगा 5 करोड़, आपका परचेस प्राइस है 1 करोड़, लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टेड परचेस प्राइस आपका 3 करोड़ 63 लाख माना जाएगा। यानी कि 5 करोड़ माइनस 3 करोड़ 63 लाख, आपका प्रॉफिट हुआ 1 करोड़ 37 लाख। उस 1 करोड़ 37 लाख पे 20% के हिसाब से आपको 27 लाख 40 हजार रुपए टैक्स देना पड़ेगा अगर आप एसेट ए बेचते हैं। लेकिन जब आप एसेट बी बेचते हैं जिसपे आपको इंडेक्सेशन का फायदा नहीं दे रही सरकार, क्योंकि वो आपने अगले दिन दूसरे वित्तीय वर्ष यानी कि 1 अप्रैल 2001 को खरीदा, तो आपकी सेल प्राइस है 5 करोड़, आपकी परचेस प्राइस है 1 करोड़, आपका मुनाफा हो गया 4 करोड़ का और 4 करोड़ पे 12.5% के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा जो कि है 50 लाख रुपए। यानी कि एसेट ए जो आपने 31 मार्च को खरीदा 1 करोड़ का 31 मार्च 2001 को और आज आप उसे 5 करोड़ का बेचते हैं तो आपको मात्र 27 लाख रुपए इनकम टैक्स देना पड़ता है। लेकिन जो अगले दिन आपने
1 करोड़ रुपए का निवेश किया 1 अप्रैल 2001 को और उसको 2024 में बेचते हैं तो उस पर 50 लाख रुपए का टैक्स देना पड़ता है। सिर्फ एक दिन के भीतर आपका टैक्स लायबिलिटी 27 लाख से बढ़कर 50 लाख हो जाती है। यह है इंडेक्सेशन का खेल। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इंडेक्सेशन को सारे एसेट क्लासेस पे रिस्टोर करना चाहिए और कोई कट ऑफ डेट 23 जुलाई के पहले खरीदा गया एसेट और 23 जुलाई 2024 के बाद खरीदा गया एसेट, इस प्रकार की कट ऑफ डेट नहीं होनी चाहिए। सर, इन्फ्लेशन इज टैक्सेशन विदाउट लेजिस्लेशन। महंगाई वो दीमक है जो हमारे देश को खा रहा है, इसीलिए हम इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स पे इनकम टैक्स लगाते हैं। और अगर हम ये सोच रहे हैं कि कल की जो अमेंडमेंट हुई इससे रियल एस्टेट मार्केट में को बड़ा उछाल आ जाएगा, तो ऐसा नहीं आने वाला सर। आज हमारे होम बायर्स हो या इन्वेस्टर्स हो, वो रियल एस्टेट खरीदने से बचेंगे, क्योंकि 23 जुलाई 2024 के बाद खरीदा गया जो भी एसेट है उस पर तो इंडेक्सेशन मिलेगा नहीं। आपने मात्र 23 जुलाई से पहले खरीदे गए एसेट्स पे इंडेक्सेशन दिया। और इसी के साथ साथ एक बहुत बड़ी रीसेल मार्केट हिंदुस्तान में रियल एस्टेट की, क्योंकि हर व्यक्ति नया घर नहीं खरीद सकता, इसलिए रीसेल होती है। रीसेल मार्केट में भारी गिरावट देखी जा रही है। जब मकान बिकेंगे नहीं तो रेंटल इनकम बढ़ेगी। लोगों के मकानों के किराए में एक भारी उछाल देखा जा रहा है, लोगों का खर्च बढ़ने वाला। और इसी के साथ साथ जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भारत के रियल एस्टेट में होता है वो भी गिरने वाला है, ऐसी मैं आज इस सदन में भविष्यवाणी करता हूं। इसके साथ साथ रिटेल इन्वेस्टर यानी कि भारत के मिडिल क्लास की कमर तोड़ने का काम सरकार ने कैसे किया। एक ही बजट में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया और उसी बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया इक्विटी पे और अन्य पदार्थों पे। यानी कि आप एक ही बजट से तमाम तरीके के इन्वेस्टर्स जो शॉर्ट टर्म के लिए एक छोटी अवधि के लिए एसेट खरीदते हैं या लंबी अवधि के लिए एसेट खरीदते हैं, दोनों की कमर आपने तोड़ने का काम किया और इस देश में रिटेल इन्वेस्टर को कुचलने का काम यह सरकार करने जा रही है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि डोंट टेक मिडिल क्लास रिटेल इन्वेस्टर फॉर ग्रांटेड। हमें कैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन इस देश में बढ़ानी है उस दिशा में काम करना चाहिए, ना कि कैसे हम इस देश में इन्वेस्टर्स, हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट्स और रिटेल इन्वेस्टमेंट्स को कम करें, उस सिलसिले में हम काम करें। मेरा दूसरा भाग आज के वक्तव्य का है जीएसटी पर। पहले तो मैं सरकार के मंत्री नितिन गडकरी जी का जो एक चिट्ठी सामने आई, उन्होंने अपनी सरकार के वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखते हुए कहा कि लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पर जो 18% जीएसटी लगाया उसे वापस लिया जाए। मैं उनकी इस मांग का समर्थन करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर कम से कम हम जीएसटी ना लगाएं। ये कोई लग्जरी गुड या लग्जरी प्रोडक्ट नहीं है। और मुझे ये बताते हुए खुशी है सर कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस की आज से 6 महीने पहले रिपोर्ट आई थी, जिसका हिस्सा मैं भी था। मैं भी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस का सदस्य हूं, जिस समिति ने अपने पैरा नंबर 2.10 में साफ तौर पे सरकार से अनुरोध किया कि हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी कम किया जाए, समाप्त किया जाए, ना लगाया जाए। मैं पढ़ के वो अंश आपको सुनाना चाहूंगा। द कमिटी फील्स दैट देयर इज अ नीड टू रैशनलाइज द जीएसटी रेट ऑन इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, especially health and term insurance, which is 18% at present. The high rate of GST results in a high premium burden which acts as a deterrent to getting in insurance policies. The committee, with a view to make insurance more affordable, recommends that GST rates applicable to health insurance products, particularly retail policies, etc., should be reduced. हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि एक परिवार, सर बस समाप्त कर रहा हूं, अभी तो मेरा समय रह गया, 1-2 मिनट आप थोड़ा ज्यादा दे दीजिएगा तो सर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मैं अपनी बात समाप्त कर लूंगा। हेल्थ इंश्योरेंस पे और लाइफ इंश्योरेंस पर हमें टैक्स समाप्त करके लोगों को इंसेंटिवाइज करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा परिवार भारत के हेल्थ इंश्योरेंस के कवर में आए, लाइफ इंश्योरेंस के कवर में आए। जो मैं सरकार से मांग करूंगा। और सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू मैं आपके सामने हाईलाइट करना चाहूंगा। इस देश में इन्फ्लेशन पर भी जीएसटी लग रहा है। वो कैसे लग रहा है? एक प्रोडक्ट जो 100 रुपए का बिकता था उस पर 18% जीएसटी हुआ करता था। आज वो वस्तु महंगी हो गई, 100 से 150 रुपए की बिकने लगी, अब 18% 150 रुपए पे लगने लगा। यानी कि 50 रुपए की जो महंगाई है उस पर भी सरकार जीएसटी लेने लग गई है, विच इज जीएसटी ऑन इन्फ्लेशन। मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर विचार करे। और अंत में सर अपनी बात समाप्त करने से पहले एक और दिलचस्प मुद्दा आपके समक्ष रखना चाहूंगा, विच इज प्रॉब्लम ऑफ मल्टीपल टैक्सेशन। हम लोग एक ही चीज पर न जाने कितनी बार टैक्स भरते हैं। जैसे कि जब आप पैसा कमाते हैं तो इनकम टैक्स भरते हैं, उस इनकम से आप गाड़ी खरीदते हैं
तो गाड़ी खरीदने पर जीएसटी देते हैं। जब गाड़ी खरीदते हैं तो रोड टैक्स भी सरकार आपसे वसूलती है, फिर रोड डेवलपमेंट सेस भी आपसे लेती है। अब आप मोटर इंश्योरेंस भी कराएंगे गाड़ी का तो उस पर भी जीएसटी लेती है, और उसके बाद आप जब पेट्रोल या डीजल भरवाएंगे उस पर भी सेस और वैट लेती है, और अंत में जब आप अपनी गाड़ी को सड़क पर चलाएंगे तो टोल टैक्स के नाम पर जनता से पैसा वसूलती है। दैट इज मल्टीपल टैक्सेशन पॉइंट्स। इतने सारे टैक्सेशन ओवरलोड कर कर हम इस देश के आम आदमी का खून चूस रहे हैं सर। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस देश की आज जो बनती जा रही है आम आदमी के लिए वो है टोल टैक्स। सांसद और मंत्री को टोल टैक्स नहीं देना पड़ता, हमें छूट है टोल टैक्स से, लेकिन इस देश के आम आदमी को हर जगह टोल टैक्स देना पड़ता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हाईवे पे 2 रुपए प्रति किलोमीटर का टोल टैक्स इस देश के आम आदमी को भरना पड़ता है। और अंत में अपनी बात खत्म करूंगा मैं एक कविता सुनाकर, थोड़ा सा सर और इंडल्जेंस चाहूंगा। और इस टैक्स रिजीम के बारे में 4 पंक्तियां लिखी हैं सर, मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। सरकार का एक सूत्री मिशन है टैक्स, सरकार का कमीशन है टैक्स। जगने पे टैक्स, सोने पर टैक्स, हंसने पर टैक्स, रोने पे टैक्स, खाने पे टैक्स, पीने पे टैक्स, बच्चों की पढ़ाई पे टैक्स, बुजुर्गों की दवाई पर टैक्स, फसलों की बुआई पे टैक्स, ट्रेन और यात्रा हवाई जहाज पर टैक्स, खरीदने पर टैक्स, बेचने पे टैक्स, फैलने पे टैक्स, समेटने पे टैक्स, सड़क पे टैक्स, आसमान पे टैक्स, गाड़ी पे टैक्स, मकान पे टैक्स, सपनों पर टैक्स, अरमान पे टैक्स, खुशी पर टैक्स, मुस्कान पर टैक्स, दिन रात की गाड़ी कमाई पर टैक्स, किताब पर टैक्स, सियाही पे टैक्स, सब्जी पर टैक्स, मिठाई पे टैक्स। सरकार जनता से वसूल रही है बीजेपी से दिल लगाई पर टैक्स। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नेक्स्ट श्रीमती